हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और हम इसको इजी रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। जब बहुत सारी कंट्री आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाए और इंटीग्रेट हो जाए तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इंटरकनेक्टेड कैसे होगी या इंटीग्रेट कैसे होगी? थ्रू ट्रेड, बिजनेस या व्यापार। मेरे कहने का मतलब है, जब वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड वगैरह करने लग जाए, बिजनेस वगैरह करने लग जाए बहुत बड़े लेवल पे, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन थी। अब आपको एक लाइन दिख रही होगी, इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। इन कुछ सालों में, इन 30-40 साल में हमारी मार्केट है ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन इन 30-40 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, क्या पहले ट्रेड नहीं होता था? बिल्कुल होता था, पहले भी ट्रेड होता था, बट इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था। पहले ट्रेड होता था, इसका मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे अंटिल 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी क्या होता है? 1901 के साल से लेकर 2000 तक के साल को, इसके बीच में जितने भी ईयर आते हैं उसको हम 20th सेंचुरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी ट्रेड वगैरह होता था, जैसे कि रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री में भेजे जाते थे, फिनिश गुड्स दूसरी कंट्री से भेजे जाते थे, मंगवाए भी जाते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जब हम ब्रिटिशरों के गुलाम थे तो हम रॉ मटेरियल वगैरह ब्रिटिश में एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, और साथ में मसाले वगैरह भी दूसरी कंट्री में भेजते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे। मतलब ट्रेड तो पहले भी होता था, बट जो ट्रेड है इन 30-40 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, इन अ मैटर्स ऑफ ईयर आर मार्केट हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड। यानी ग्लोबलाइजेशन है जो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है इन 30-40 सालों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से इन 30-40 साल में ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ा है? ठीक है, इसका रीज़न है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है जी, और ये आपके प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री के टॉपिक के अंदर दे रखा है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता क्या है? कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज। ठीक है, जब एक कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन वगैरह कर रही हो तो उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जैसे कि आप अगर अपने दादा दादी से, नाना नानी से पूछो कि 30-40 साल पहले या 50 साल पहले क्या उन्होंने कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट का, अमेरिकन प्रोडक्ट का या दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा यूज़ किया जितना वो आज कर रहे हैं? आज आप आगे पीछे नज़र घुमा के देखो ना, तो सारी की सारी चीज़ें आपको मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका और मेड इन जापान ऐसी मिलेगी बहुत ज़्यादा। बट 50-60 साल पहले ये नहीं थी, क्योंकि 50-60 साल पहले MNCs नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट आज MNC बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर आप देखो ना, तो चाइनीज़ के फ़ोन की बात करते हैं, एक MI के फ़ोन की बात करते हैं। ठीक है, MI के फ़ोन का अगर आप पीछे ढक्कन वगैरह हटा के देखो ना, तो वहाँ लिखा होता है मेड इन इंडिया। आपको पता है कि MI जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, बट उसके पीछे मेड इन इंडिया इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो बना इंडिया में है। ठीक है, उसका जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर है, मैन्युफैक्चर वो इंडिया के अंदर हुआ है, बट वो कंपनी चाइनीज़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि जब वो कंपनी चाइनीज़ है तो चाइना में बनाकर यहाँ पर क्यों नहीं भेज देती? यहाँ पर क्यों बनाना चाह रही है वो? इसका रीज़न है कि रिड्यूस कॉस्ट थ्रू दिस चीप लेबर एंड रिसोर्सेज। हमारे यहाँ पर फ़ोन बनाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो लेबर हैं, वो बहुत ही सस्ते दामों पर फ़ोन बना देते हैं। इसी के लिए जो कंपनीज़ हैं, MNCs है, वो दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे BPOs वगैरह हैं। ठीक है, BPOs वगैरह पता है ना आपको, कॉल सेंटर वगैरह है। तो इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारी अमेरिकन कंपनी इंडिया के BPOs को हायर करती है, कस्टमर केयर को हायर करती है, लोगों को हायर करती है कि आप कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड करो। ऐसा वो क्यों करती है? क्या उनके देश में लोग नहीं है? बिल्कुल है, बट उनको इंडिया के इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत इजीली और स्किल इंजीनियर बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। मतलब उनको ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, और अगर आप देखोगे ना कि बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, जैसे एप्पल होते हैं, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, आपको चाइना के अंदर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि चाइना के अंदर लोकेशन अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने चाइना के अंदर अपना प्लांट लगा रखा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना कि हमें अभी तक क्या समझ आया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इन 30-40 सालों में क्यों बढ़ा है? MNCs की वजह से। और MNC क्यों दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करती है? ताकि उससे सस्ते लेबर वगैरह मिल जाए और सस्ते रिसोर्सेज वगैरह मिल जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा सस्ते रिसोर्सेज से? ऑब्वियस सी बात है, उसके कॉस्ट वगैरह बचेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। मतलब दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन कैसे करें। देखो, मान लो मैं एक कंपनी हूँ,
ठीक है। अगर मेरे को अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन करना है, अपना सेटअप वगैरह करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को ऑफिस या फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मेरे को पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अगर मैं अमेरिका में जाकर वहाँ के इक्विपमेंट वगैरह खरीदता हूँ, असेट वगैरह खरीदता हूँ, मशीन वगैरह, लैंड वगैरह खरीदता हूँ, तो उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी कर रही हो ना, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। देखो, जैसे कि मान लो अमेरिका की कंपनी अमेरिका में ही अगर लैंड वगैरह खरीद रही है, तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बट अगर मैं यानी बाहर की कंपनी हूँ, अमेरिका के अंदर कोई बिल्डिंग वगैरह, असेट वगैरह, मशीन वगैरह खरीद रही है, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा है। अमेरिका में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं तो इंडियन हूँ, मेरा पैसा जाएगा वहाँ पर, है ना। तो यानी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कि फॉरेन के बंदे ने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस फॉर द प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है अगर एमएनसी को मेरे को अमेरिका में प्रोडक्शन करना है तो मेरे को ऑफिस या फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। द मनी दैट स्पेंड टू बाय असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जब लैंड, बिल्डिंग, मशीन या अदर इक्विपमेंट खरीदने के लिए जब हम पैसे लगाते हैं, स्पेंड करते हैं पैसे, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है पैसे लैंड वगैरह खरीदने के लिए, इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द होप दैट दीज असेट विल अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं अमेरिका में अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोल रहा हूँ, अगर फैक्ट्री वगैरह खोल रहा हूँ, तो मेरा एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करूँ, है ना। तो इसी एम के साथ दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन वगैरह के लिए एक फैक्ट्री या ऑफिस बनाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है जब दूसरी कंट्री में आप अपना ऑफिस या फैक्ट्री लगाओ। मतलब मैं अगर मान लो अमेरिका में अपनी फैक्ट्री या ऑफिस लगा रहा हूँ, तो मैं किन किन चीज़ों के बारे में सोचूंगा, ठीक है। मान लो मेरी फ़ोन बनाने की कंपनी है, ठीक है, और मैं अमेरिका में जाकर अपनी फ़ोन बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मैं किन किन चीज़ों को देखूंगा, कंसीडर करूंगा। पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, क्या अगर मैं वहाँ पर जाके अपनी फ़ोन की फैक्ट्री लगाऊंगा, क्या तो मेरे को लेबर मिल पाएंगे, और लेबर मिल पाएंगे तो क्या सस्ते लेबर मिल पाएंगे। दूसरी बात है कॉस्ट, क्या पता अगर मैं अमेरिका में फैक्ट्री लगाऊं तो मेरे को ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ जाएगा फ़ोन, मतलब मेरे फ़ोन का कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ जाएगा। ये चीज़ भी मेरे को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट मेरे को वहाँ पर फैक्ट्री लगाने देगी, क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करती है वो कंट्री, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री में फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने से पहले कंसीडर की जाती है किसी भी एमएनसी के द्वारा, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस पार्ट में से है, दैट इज वे थ्रू विच एमएनसी सेटअप देयर प्रोडक्शन आर। अब देखो सिंपल सीधी बात है, मैं अगर इंडिया में रहता हूँ और मेरे को एक फैक्ट्री खोलनी है अमेरिका में, ठीक है, तो मेरे को तो अमेरिका के बारे में कुछ नहीं पता, ना मेरे को पॉलिसी के बारे में पता, ना मेरे को जगह वगैरह के बारे में पता, ना मेरे को पता कि वहाँ पर कैसे कैसे मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, रॉ मटेरियल क्या मिलेगा। तो मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे मैं वहाँ पर प्रोडक्शन कर सकता हूँ, या किसी भी एमएनसी के पास कुछ तरीके हैं जिससे वो किसी भी कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर सकती है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, देखो पहले तो है कि सेटिंग अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनीज। अब मेरे को नहीं पता कि कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलती है अमेरिका के अंदर, मैं कैसे प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा किसी लोकल कंपनी से, यानी जो वहीं की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उससे पार्टनरशिप कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और उनको क्या हेल्प मिलेगी, यानी जो लोकल कंपनी है उनको क्या हेल्प मिलेगी। पहली बात तो एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनी विच बेनिफिट लोकल कंपनी इन द फॉलोइंग वे। कौन कौन से वेज में प्रॉफिट मिलेगा लोकल कंपनी को। पहला, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर द फास्टर प्रोडक्शन। यानी लोकल कंपनी को अगर मान लो मैं जाकर अमेरिका की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता हूं, तो उस कंपनी को क्या फ़ायदा, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि मैं फ्री में तो करूंगा नहीं, मैं उनको पैसे दूंगा, है ना। तो उससे वो न्यू मशीनरी खरीद सकते हैं और साथ में ज़्यादा तेज प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, उनको क्या प्रॉफिट होगा कि मैं अपने साथ कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर आऊँगा, ठीक है, अपने साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा जिससे अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स बन सके, ठीक है। पहला तरीका तो आपको समझ आ गया ना कि अगर मेरे को किसी भी दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करना है, एमएनसी दूसरी कंट्री में लगानी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं क्या करूं, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लूं। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, एमएनसी बाय द लोकल कंपनीज। पार्टनरशिप करने से अच्छा है मैं उसे खरीद ही लूँ,
ठीक है। अब देखो अगर मैं खरीद लूँगा, मान लो मैं अमेरिका गया और मैंने अमेरिका की लोकल कंपनी को खरीद लिया, तो मेरे को कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को देखना पड़ता था कि यार ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सीधा कंपनी खरीद लूँगा और नेक्स्ट दिन से ही मेरे को पैसे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी तो वैसे ही रन होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि एक कंपनी थी वॉलमार्ट, जिसने हमारी इंडिया की फ्लिपकार्ट की कंपनी को खरीद लिया। ठीक है, क्यों खरीद लिया? क्योंकि वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन वगैरह शुरू करना चाहती थी और उसको इंडिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। तो उसने क्या करा, फ्लिपकार्ट जो पहले से इस्टेब्लिश कंपनी है उससे क्या कर लिया, बाय कर लिया, उसे खरीद लिया। अब उनको नेक्स्ट डे से ही पैसे मिलना स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गई। इसका एक और एग्जांपल है कारगिल फूड्स है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है फूड वगैरह की। ठीक है, उसने क्या करा, इंडिया की पराग फूड्स को खरीद लिया। ठीक है, तो पहला तो एमएनसी के पास तरीका क्या था कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लो, दूसरा क्या था, उस लोकल कंपनी को खरीद ही लो। तीसरा तरीका एमएनसी के पास ये है, बाय यूजिंग द लोकल कंपनी फॉर सप्लायर, यानी वो लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, मैं ना कुछ टाइम के लिए मैंने एज एन अकाउंटेंट भी वर्क किया है एक फुटवेयर कंपनी में। ठीक है, तो वो फुटवेयर कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी। ठीक है, एक कंपनी थी जिसमें वह वर्क करता था, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट, तो वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो हमारी कंपनी के साथ क्या करते थे, जो बड़ी कंपनियां होती थी जैसे कि नाइकी, एडिडास, वो हमको कुछ अपना रॉ मटेरियल देते थे और उसे हमको कहते थे कि बनाओ। ठीक है, तो हम उनको बनाकर फिनिश प्रोडक्ट देते थे और वो उस पर अपना लेबल लगा देते। ठीक है, और फिर वो बेचते थे। तो इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं, लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं और उनको एज ए सप्लायर यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमको उन्होंने एज ए सप्लायर यूज़ किया। ठीक है, उनको नहीं पता, जैसे मान लो एडिडास या नाइकी को नहीं पता कि इंडिया में फैक्ट्री वगैरह से, प्रोडक्शन से ऐसे कैसे करना है और लोगों को कैसे हायर करना है, वर्कर को कैसे हायर करना है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी कंपनी के साथ बातचीत करी, हमको ऑर्डर दिया कि आप 10,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाओ या 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाओ, हम आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है, हमने उनको बनाकर दे दिए 1000 पेयर ऑफ शूज़ और उन्होंने हमको पैसे दे दिए और उन्होंने उस पर अपना लेबल लगा दिया, एडिडास करके लगा दिया, नाइकी करके लगा दिया और वो बेच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज करती है इंडिया के अंदर ऐसा। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन यूनिट कैसे सेटअप कर सकती है, अपना प्रोडक्शन कैसे कर सकती है, वे थ्रू विच द एमएनसी सेटअप देयर प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, यानी जो फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। यानी मान लो चाइना और इंडिया में जब ट्रेड हो रहा है, हम भी उनसे कुछ खरीद रहे हैं, वो भी हमारे से कुछ खरीद रहे हैं, हम भी उनको कुछ बेच रहे हैं, वो भी हमको कुछ बेच रहे हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, और प्रोड्यूसर को, यानी बनाने वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है और खरीदने वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा, है ना। प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो रहा होगा। अब वो क्या फ़ायदा हो रहा है वो हम देखते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। गुड ट्रैवल फ्रॉम द वन मार्केट टू अनदर। देखो, चाइना का कोई प्रोडक्ट उन्होंने इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करा या दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करा, ठीक है, तो चाइना की मार्केट में से चीज़ें निकल कर दूसरी मार्केट में गई, ठीक है, और वो इंपोर्ट भी करता है चाइना अलग अलग चीज़ें, है ना, जैसे हमारे से मसाले वगैरह इंपोर्ट करता है और हम उनसे फ़ोन वगैरह इंपोर्ट करते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब समझ आ गया, जब दो कंट्री आपस में, दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री आपस में ट्रेड वगैरह करे, बिजनेस वगैरह करे, चीज़ें खरीदे या बेचे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा प्रोड्यूसर को क्या होता है, यानी जो चाइनीज़ कंपनी के ओनर्स हैं, जो हमारे को यहाँ पर चीज़ें बेच रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा। पहली बात, प्रोड्यूसर गेट मल्टीपल ऑफ मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो उनको प्रॉफिट ये हो जाता है कि अब उनके पास एक दूसरी मार्केट भी आ गई, वो चाइना में भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनको एक न्यू मार्केट भी मिल गई, नए लोग भी मिल गए उनकी चीज़ें खरीदने के लिए, यानी इंडिया के लोग भी मिल गए। तो पहला तो प्रोड्यूसर को ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। जो चीज़ें बनाने के दाम है वो भी घट गए, क्योंकि इंडिया के अंदर उनको चीप लेबर मिल गए, तो उनको ये भी फ़ायदा हो गया, अब उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर को क्या प्रॉफिट हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। एज यू नो कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है, तो आप अगर चाहो तो मेरे को पेटीएम पे भी सपोर्ट कर सकते हो। जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस चैप्टर के नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम एक ऐप है,
मैंने नहीं बनाई और ना ही वो चाइनीज़ ऐप है, ठीक है। कोई डेटा की प्राइवेसी का इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छी ऐप है। आपको पुराने नोट्स भी मिल जाएंगे जो भी मैंने वहाँ पर डाले होंगे, लिंक करके जीपी लिंक करके होगा, और वो भी मैंने बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक पे मिल जाएगा कि नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है जी। फ़ोन से कैसे करने हैं और कंप्यूटर से कैसे करने हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है, यानी जो हम जैसे बायर्स हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, उनको क्या फ़ायदा है। पहले तो चॉइस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट राइज, ऑब्वियस सी बात है। अब मेरे पास बहुत वैरायटी के फ़ोन है, मेरे पास MI के फ़ोन है, वीवो के हैं, एप्पल, मेरे पास चॉइस बहुत सारी है। पहले सिर्फ मेरे को एक ही कंपनी के फ़ोन मिलते थे, बट अब मेरे पास बहुत वैरायटी ऑफ चॉइस है। मैं कोई सा भी फ़ोन खरीद सकता हूँ किसी भी कंपनी का। कोई ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है क्वांटिटी क्वालिटी में, तो मैं उसके पास जाऊँगा। मेरे को सस्ता भी मिल रहा है, महंगा भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है, तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई। नेक्स्ट जो है कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर विच लीड डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड विल इंक्रीज विच विल बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो दो कंपनी है, मान लो एक चाइनीज़ कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, और वो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बेच रही है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें सस्ते से सस्ता मिले। अगर चाइना 12,000 का प्रोडक्ट दे रही है और अमेरिका की कोई कंपनी 13,000 का प्रोडक्ट दे रही है ना, तो जो अमेरिका की कंपनी है वो 1,000 दोबारा कम कर देगी, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, जो इंडिया के लोग हैं, जो कंज्यूमर है, इंडिया के लोग बेसिकली, मेरे कहने का मतलब जो कंज्यूमर है, जो चीज़ें खरीद रहे हैं, उनको सस्ते दामों पर चीज़ें मिल पाएगी, ठीक है, और इसलिए उनको इससे बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। सो ये रहा फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। 3 या 4 पार्ट नहीं बनाऊंगा, 2 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। कि अगर मेरे को बड़े यूट्यूबर से बात करनी हो अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, अगर वो मेरी हेल्प कर सके तो अच्छा रहेगा। और उसके लिए मैंने उनको 2-3 बार मैसेज भी किया, बट वो मेरे को रिप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं उनको लिखता हूँ कि मेरे 11,000 सब्सक्राइबर हैं, मोर देन 11,000 है, तो उनको लगता है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके तो 200 फॉलोवर भी नहीं है इंस्टाग्राम पे। मेरे को पता है कि 10th क्लास है, पढ़ने में आप थोड़ा सा ज़्यादा रहते हो, बट मैं इतना चाहता, मैं कोई इंस्टाग्राम मॉडल या ऐसा कुछ नहीं बनना चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा चैनल मॉनिटर हो जाए। तो आप अगर फॉलो कर सकते हो तो आप ज़रूर करना, ठीक है। बाकी आप सपोर्ट कर सकते हो, नोट्स के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।